To keep some early time. We've already done Corporate Veil in Companies Act. Now we're going to start with classes of companies of this Companies Act 2013. And before I proceed, there is one question. So now we are going to start with different types of companies. there is an amendment also in small company. जब आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. अभी एज ऑफ नाउ हम बिल्कुल ही बेसिक से चल रहे हैं. हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो 1 पर्सन कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट, पब्लिक, डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स इट हैज. On the basis of control also, you can have associate, holding, subsidiary company, और कंपनी अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी और बोथ भी हो सकती है. निधि कंपनी, स्मॉल कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कंपनीज, different types of companies are there, but ultimately what is the main structure of a company which was envisaged in the very beginning of the act was a limited liability company. So that has been included in this section 222 of the Companies Act, which says that when the liability of members of a company is limited by its memorandum of association to the amount unpaid on the shares held by them, it is known as company limited by shares. That means कि जब members की liability limited है by the memorandum to the unpaid amount, that means memorandum में ये लिखा है कि हमारा 10 रुपए का एक शेयर है, आप अगर उस पर 4 रुपए दे देते हो मेंबर बनते टाइम ही, आपसे सिर्फ 6 रुपए लिए जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिया जाएगा थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. So for meeting the debts of the company, the shareholder may be called upon to contribute only to the extent the amount which remains unpaid. तो जो अनपेड रह जाता है उसको बस उतना ही पे करना पड़ता है, यानी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो अटैच नहीं होती. समथिंग वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैड डन इन द सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट लिखी है जो कई बार क्वेश्चन बन के आ जाती है कि शेयर होल्डर जो है वो को ओनर ऑफ द कंपनी जरूर होता है, बट कंपनी के एसेट्स का वो को ओनर नहीं होता. यानी अगर मैं बोलूँ कि पूरी कंपनी में पूरा मिलाकर अगर 10 लाख का कैपिटल है, ठीक है, तो दिस इज एज गुड एज दिस होल इज 10 लाख. उसमें से इतना हिस्सा अगर मेरा है, सो आई एम ऑल्सो एन ओनर जस्ट लाइक यू और समबडी एल्स हु इज होल्डिंग दिस मनी शेयर्स. बट दैट डज नॉट मीन कि इस कंपनी ने इस पैसे से, जो हमारी शेयर कैपिटल है, इस पैसे से जो खरीदा है उसके एसेट की भी ओनरशिप हमारी आधी आधी हो गई, या 1/10 हो गई, या 1/20 हो गई. ऐसा नहीं होता है. जो एसेट्स की ओनरशिप है वो कंपनी के पास ही रहती है, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल पर्सन है. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ शेयर होल्डर्स एज अ को ओनर कैसे डिटर्मिन होते हैं, यानी अगर एक शेयर होल्डर हूँ, 1 लाख शेयर्स में से मान लीजिए मेरे पास 1000 शेयर्स हैं, तो माई शेयर होल्डिंग एंड माई अथॉरिटी and the extent to which I can exercise my rights will be determined by 1000 upon the total number of capital, total paid up capital. सो जो शेयर होल्डिंग मेरी है, अगर 1 लाख में से 1000 मेरे पास है, या 10 लाख में से 1 हजार मेरे पास है, तो उसी प्रोपोर्शन में मेरे वोटिंग राइट्स चलेंगे, उसी प्रोपोर्शन में मैं डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, और उसी प्रोपोर्शन में मुझे डिविडेंड्स वगैरह मिलेंगे. सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. ऑन द अदर हैंड देयर इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21. वहां पर होता है कि जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी, मेमोरेंडम में ये लिखा होता है कि आपकी जो लाइबिलिटी है वो उस अमाउंट तक रहेगी जो आपने अंडरटेक करी है कि आप कंट्रीब्यूट करेंगे टू द टुवर्ड्स एसेट्स ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी वाइंड अप होती है. यानी जब कभी कंपनी वाइंड अप होगी, तो अगर आपने इनिशियली ये एग्री कर लिया कि आप उस टाइम 50,000 लेके आओगे, तो आपका जो लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम आपको 50,000 रुपए लेके आना है. सो दिस स्टिपुलेटेड सम इज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम, और उसके बियॉन्ड आपसे और कुछ भी नहीं मांगा जाएगा एज अ मेंबर. अब हो सकता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो और शेयर्स भी हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से देयर इज अ कंपनी विच हैज, लेट अस से, 1 लाख शेयर्स, ठीक है. तो एक तो उसने बोल दिया कि आप जो है ये 50,000 जो है, जैसे मैंने कहा, आप बिल्कुल रिजर्व के टाइम, जो बाइंडिंग अप के टाइम एज रिजर्व कैपिटल लेके आओगे, तो वो तो आएगा ही आएगा. प्लस हो सकता है इस कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हों, जिसमें से आप जो है 1000 शेयर्स ले रहे हों, और वो एक शेयर 10 रुपीज का है, ठीक है. आपने जब मेंबरशिप ली,
अलॉटमेंट हुआ आपको, तो लेटर से तब तक आप उस पर 4 रुपए पे कर चुके हो। तो कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी आपसे 1,000 × 6 के हिसाब से पेमेंट ली जाएगी। और जब कभी कंपनी वाइंड अप होगी तो आपसे 50,000 की पेमेंट ली जाएगी। अगर ये खाली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती तो बस 1,000 × 6 की पेमेंट मिलती और कुछ ना होता। खाली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती तो सिर्फ 50,000 होता, ये सब होता ही ना ₹6 वाला। बट क्योंकि हमारे पास एक ऐसी कंपनी भी एग्जिस्ट कर सकती है जो लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी बोथ हो, तो उसको ये दोनों अमाउंट्स जो है पे करने हो सकते हैं इफ द मेंबर एग्रीज टू डू सो while subscribing to the memorandum of association. Is this clear? यस मैम। मैम मतलब वो फिर डिनाई भी तो कर सकता है ना कि नहीं, मेरे को सिर्फ शेयर्स की वो चाहिए, ओनरशिप। Usually, if it is given in the memorandum, then there is no denial because when I'm subscribing to the memorandum, I cannot subscribe to part contents. मैं ये नहीं कह सकती कि मेमोरेंडम का ये हिस्सा मुझे पसंद है और वो नहीं। अगर मैं एग्री करूंगी तो फिर पूरा ही करूंगी। आई कैन नॉट डिनाई दैट because I mean I have to go by what is the constitution of the company. I am becoming the member, so I will be required to pay whatever is the amount. Denial का इसमें मतलब this is like an offer coming from the company. So I am basically अब it's like वैसे तो ये invitation to offer. This is an invitation to offer by the company, and I am offering to buy. So if it's as good as like a dress on a self service shop. तो अगर वो सेल्फ सर्विस शॉप पे जो ड्रेस है, मैंने मुझे उसमें से 2 बटन पसंद नहीं आ रहे हैं, तो मैं वो 2 बटन निकाल के मैं बोल रही हूँ कि सर मुझे ये खरीदनी है, अब खरीदनी है। तो अब वो शॉपकीपर की मर्जी है कि वो मुझे बोले कि मैं बेचना चाहता हूँ उसको बिना इन 2 बटन के, नहीं। It is as good as that. So his denial actually legally is not even material because he is going to offer the allotment by the company amounts to acceptance, and that is where the company can always say that whatever was written in the invitation to offer, we are going to go by that. In case the company has an option, or in case the board of directors feels that we need to give this kind of an option, as you said, that let him deny, okay, no problem, at least is coming. In case they feel, it's up to them, but they have to record that in the minutes of the board meeting. Okay. यस मैम। Because allotment is one thing which is the acceptance of the board of directors on behalf of the company, and allotment is done by the board of directors usually in their duly convened meeting. So उसमें ही ये रिकॉर्डिंग होता है सारा। चलिए, अब इसीलिए अगर आप कंपनी अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं तो पहले जैसे आता है कि पहले शेयर एप्लीकेशन की एंट्री आती है, उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, फिर पहले शेयर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं क्योंकि बोर्ड मीटिंग में अलॉटमेंट के बाद शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाती है, उसके बाद हम उसमें बैंक की एंट्री करते हैं। अब आता है आपका कॉमन फीचर्स बिटवीन अ गारंटी कंपनी एंड अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो दोनों ही कंपनीज में आपकी लीगल पर्सनैलिटी भी है और लिमिटेड लाइबिलिटी भी है। ऑफ कोर्स जहां पर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो मेंबर की लाइबिलिटी अमाउंट से लिमिटेड होती है, वो अमाउंट जो अनपेड रह गया होता है। और गारंटी में सिर्फ वो एक फिक्स्ड अमाउंट देना होता है जो उन्होंने शुरू में एग्री करा होता है। इन एनी केस बोथ ऑफ देम हैव टू स्टेट इन देयर मेमोरेंडम, दोनों कंपनीज को ये लिखना होता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले मेंबर्स वाली कंपनी हमारी नहीं है। However, the point of distinction, as we have already seen, is that in the former case, the members will be called upon to discharge their liability only after commencement of winding up. तो गारंटी कंपनी में सिर्फ वाइंडिंग अप के बाद आप बुलाते हैं, और जो नॉर्मल शेयर्स पे होता है वैसा वो आप कभी भी लाइफ टाइम पे भी बुला सकते हो। और मान लीजिए आपको पूरी लाइफ टाइम में जरूरत नहीं पड़ी और ड्यू टू सम रीजंस आपको वाइंड अप करना पड़ रहा है, तो आप शेयर मनी का जो पेंडिंग अमाउंट है वो वाइंडिंग अप के टाइम भी बुला सकते हैं। नाउ गारंटी कंपनी की जो इनिशियल वर्किंग फंड्स हैं वो उसके मेंबर से नहीं ले पाती है वो। तो ये जो कंपनी है ये तभी यूजफुल होगी जब कोई वर्किंग फंड्स नीडेड ना हो, या फिर फंड जो है उसको किसी एंडोमेंट से, फीस से, चार्जेस से, डोनेशन से, जैसे यूजुअली सेक्शन 8 कंपनीज को मिलते रहते हैं। अगर वो कंपनी उन पैसों से चल पा रही है तो वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बना दें। लेकिन अगर उसको वर्किंग एक्सपेंसेस के लिए भी पैसे चाहिए तो इट इज अ सेंसिबल डिसीजन कि कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स वाली बने, ताकि हम शेयर मनी से पैसा रेज करके उसको अपनी वर्किंग कैपिटल के तौर पे यूज कर सके। Now, this unlimited company is only a flexibility which is given by the company law. It is as good as okay. Companies Act is giving you an opportunity to be be a body corporate with limited liability. But still, if you want to go by unlimited liability as a normal sole proprietorship and continue calling yourself as company, the law has no problem.
So the law says under section 2 subsection 92 that unlimited company is a company which does not have any limit on the liability of its members, and liability of a member ceases when he ceases to be a member. तो जैसे ही वो मेंबर नहीं रहेगा उसकी लाइबिलिटी खत्म, बट जब तक वो है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी टू द होल अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट्स एंड लाइबिलिटीज। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल हमारा इंटर से जो कंट्रीब्यूशन है, ये नहीं कि सारा मुझे ही देना है। अगर 10 मेंबर्स हैं तो सारे डेट्स के लिए 10 के 10 हम डिवाइड करेंगे, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ चुके हैं। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल भी है, अनलिमिटेड भी है, तो आर्टिकल्स को ये बताना होगा कि भाई जो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है वो कितना है। और जब तक गोइंग कंसर्न है, लाइबिलिटी ऑन द शेयर्स इज द ओनली लाइबिलिटी। द क्रेडिटर्स कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर देयर क्लेम्स। द ओएल में कॉल द मेंबर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लाइबिलिटीज एंड डेट्स ऑफ द कंपनी विच कैन बी अनलिमिटेड। तो बेसिकली जब हमारी कंपनी वाइंड अप होगी तो जो लिक्विडेटर है वो मेंबर से पूरे डेट्स के लिए पैसा मांग सकता है जो कि कंपनी की तरफ से पेंडिंग थे। So this is the small brief of unlimited company. No limit on liability. Liability ceases when he ceases to be member. It is not limited, unlimited till the company is not wound up. Member can be called to contribute only in the event of winding up. Second, liability of each member extends to the amount of company's debts and liabilities. However, he can claim contribution from other members. एक बार इसको go through कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपीसी का डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखा है, दैट इज अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। इसमें ओनली वन पर्सन एज मेंबर है, ठीक है, एक पर्सन एज मेंबर की ही रिक्वायरमेंट है। ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस के लिए है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, so there is only one thing which is stopping you, and that is unlimited liability. So you want to get yourself into this feature of limited liability so that the losses of the company do not affect your personal assets. So you would like to have a company. This concept came after a lot of research, and the most important thing was, which the ministry noted, was that why should we, how will the OPC work? बिकॉज अगर मान लीजिए मेरे को, मेरी डेथ हो जाती है, अगर मैं ही मेंबर हूँ, मैं इंसॉल्वेंट हो जाती हूँ, या मैं क्या बोलते हैं ल्यूनाटिक है, या सो मेनी थिंग्स कैन हैपन टू मी। सो इफ समथिंग हैपन्स लाइक दिस, देन हु इज गोइंग टू रन दिस ओपीसी? सो फॉर दैट पर्पज इट वाज आइडेंटिफाइड कि आप ओके, आप एक नॉमिनी को आइडेंटिफाई करके रखिए। आप उसको चेंज कर सकते हैं, वो भी छोड़ के जा सकता है रीजनेबल नोटिस के बाद, जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है। आप भी उसको चेंज कर सकते हैं, बट आपके पास एक रहना चाहिए बैकअप कि somebody can look after that business once that sole member is no more or is not in a capacity to carry on the business. So OPC में जो सेक्शन 3(1)(c) है उसके हिसाब से ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दैट मीन्स उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग नहीं होगी। प्राइवेट लिमिटेड का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत ही कन्फाइंड रहती है। हम लिमिटेड लोग होते हैं, लिमिटेड उनकी डिसीजन मेकिंग होती है। ये उसका नेचर है, डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा, बट नेचर उसका ये होता है। as far as capital is concerned or as far as operations are concerned, maybe large also, maybe small also, which is now clarified under the act with the help of small companies. तो अभी कमिंग बैक टू दिस ओपीसी, पहले तो प्राइवेट लिमिटेड होगी यानी पब्लिक नहीं होंगी, तो वो शेयर इशू, पब्लिक इशू वगैरह ये सब इनके ऊपर लागू नहीं होगा। मिनिमम पेड अप कैपिटल एज नहीं प्रिस्क्राइब्ड एंड हैविंग वन मेंबर, ये कैपिटल अभी तो ऐसा कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, बट हाँ रूल्स में पावर है, अगर कल को गवर्नमेंट करना चाहे तो वो कर सकती है। और आपको लेकिन आंसर में अपने सेक्शन में लिखना है, क्योंकि इस सेक्शन में हुआ है और इसमें एक मेंबर होता है। सिग्निफिकेंट पॉइंट जो यहाँ लिखे हैं क्विकली रीड कर लेते हैं। वन पर्सन, मिनिमम पेड अप कैपिटल, नो लिमिट। मेमोरेंडम में उस पर्सन का नाम रहेगा जो कि सब्सक्राइबर की डेथ या इनकैपेसिटी के इवेंट में कंपनी का मेंबर बन जाएगा। और जिस पर्सन को आप नॉमिनेट करना चाह रहे हैं उसने अपनी प्रायर रिटर्न कंसेंट दी हो, ठीक है, प्रायर और रिटर्न कंसेंट दी हो जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है उसमें। और ये कंसेंट आपने रजिस्ट्रार के पास फाइल भी करी होनी चाहिए, क्योंकि जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होगी तो आपने जब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अपने फाइल किए होंगे तभी साथ में ही आपने ये बताया होना चाहिए। उसके पास राइट है कि वो अपनी कंसेंट कभी भी विड्रॉ कर सकता है। जो मेंबर है ओपीसी का वो भी उसका नाम कभी भी चेंज कर सकता है। उसके लिए वो कंपनी को भी नोटिस देगा, और कंपनी जो है उसको अकॉर्डिंगली आगे रजिस्ट्रार को नोटिफाई कर देगी कि भाई मैंने जो है इस मेंबर ने, जो कि हमारी कंपनी का सोल मेंबर है, मिस्टर एक्स को नॉमिनेट किया हुआ था। अब वो चाहते हैं कि मिस्टर एक्स जो है जो
I'm changing the this thing. Let us take this A as the person who's the subscriber and X is the nominee. So let us say that A ने X को nominate किया हुआ था. Now A wants Y to come over. So A will give notice to the OPC saying that this is what I wish, and then OPC will accordingly communicate this to the registrar also. There is a particular time limit also for this, and there is a particular format of doing all these things. नाउ अगर कोई भी चेंज होता है इस पर्सन के नाम के अंदर, यानी अगर मिस्टर एक्स की जगह मिस्टर वाई आज एज अ नॉमिनी ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं मानते, बिकॉज ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के सेक्शन 13 ऑनवर्ड्स काफी लंबे प्रोसीजर्स है. नेम क्लॉज का चेंज होना है तो वो अलग है, ऑब्जेक्ट क्लॉज का प्रोसीजर अलग है. So we are not considering this as an alteration of memorandum, and there is no procedure prescribed in those sections. The only thing which is prescribed is कि ओपीसी के जो सब्सक्राइबर में सब्सक्राइबर को जो नोटिफाई करना है वो किस फॉर्म में करना है और कितने टाइम में करना है. नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुलेट. ओनली अ नेचुरल पर्सन, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड दिस नाउ. यहां से ना ओनली अ नेचुरल पर्सन से लेकर नो माइनर्स तक, नो माइनर वाले पॉइंट तक एक बार पूरा रीड कीजिए, फिर मैं एक साथ इसको लेती हूँ, ठीक है? ठीक है जी. सो बेसिकली इसमें जो ये आपका रूल है, आप एक बार अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए. रूल 3 सब रूल 1 है ये. रूल 3 सब रूल 1, इसको ऐसे लिखेंगे 3 और फिर ब्रैकेट्स में 1. रूल 3 सब रूल 1 है ये, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014. कंपनीज ब्रैकेट में इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014. उसमें ये चीज नोटिफाइड हुई थी. रादर ये 2021 से पहले क्लॉज अलग था, उसके बाद ये जो है ये अमेंड हुआ था. तो वहां पर ये बात बोली गई थी कि ओनली ए नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है, यानी नेचुरल पर्सन मीन्स नॉट अ कंपनी, ओके. कोई भी आर्टिफिशियल पर्सनालिटी वाला जो कॉर्पोरेट है वो नहीं आएगा या बॉडी नहीं आएगी. सो नेचुरल पर्सन और जो इंडियन सिटीजन है वो ही आपका इनकॉर्पोरेट कर सकता है ओपीसी, और वो चाहे रेजिडेंट इन इंडिया है या नहीं है, डजेंट मैटर. पहले सिर्फ रेजिडेंट इन इंडिया थे, अभी वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट हो गया है. जो रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन है वो आज भी वही रखी है कि पर्सन जो इंडिया में रह चुका है फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 days इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम मानते हैं. सेम वेज नॉमिनी भी जो होगा ओपीसी का, वो भी आपका वही होगा जो कोई कोई सेम पर्सन नहीं, कोई भी और जो नेचुरल पर्सन हो और जो इंडियन सिटीजन हो, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो ना हो. नाउ any person, keep one thing in mind that no person can incorporate more than one OPC. यानी अगर मैं चाहूँ 4-5 ओपीसी खोल लूँ तो ऐसा नहीं हो सकता. सिमिलरली मैं नॉमिनी भी एक से ज्यादा कंपनी में नहीं बन सकती, ठीक है? सो आई कैन नॉट इनकॉ फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन नॉट इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी, आई कैन नॉट बिकम मेंबर इन मोर देन वन ओपीसी, एंड सेम वे आई कैन नॉट बिकम नॉमिनी ऑल्सो इन मोर देन वन ओपीसी. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रूल. जैसे वो रूल 3.1 था, ये रूल 3.2 ऑफ कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन रूल्स है. एज फार एज माइनर इज कंसर्न, माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर और अ नॉमिनी ऑल्सो. ना वो मेंबर बन सकता है, ना वो नॉमिनी बन सकता है, और ना ही वो शेयर्स विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है. बेनिफिशियल इंटरेस्ट मीन्स कि मैंने होल्ड कर रखे किसी और के बेनिफिट के लिए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता. ओपीसी जो है ना ही वो इनकॉर्पोरेट हो सकती है, ना ही वो कन्वर्ट हो सकती है सेक्शन 8 कंपनीज में. यानी अगर मैं कोई ओपीसी खोल रही हूँ विद द पर्पस कि सेक्शन 8 वाली कंपनी का फंक्शनिंग कर पाऊँ, तो वो नहीं कर सकते. सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं वो कंपनीज जो किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए, आर्टिस्टिक पर्पस, म्यूजिक, पेंटिंग, इन सब चीज़ों के लिए, या कोई भी ऐसा जो नॉन प्रॉफिट काइंड ऑफ एक्टिविटी है, हमारे उसमें काफी डिटेल में भी आगे आएगा, तो उसके काम के लिए अगर मैं ओपीसी खोलना चाहती हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है. लेकिन हाँ, अगर आप ओपीसी को अदरवाइज कन्वर्ट करना चाहते हो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में, तो वो आप कर सकते हो. Very important thing, one very important disability which is run by OPCs is that they cannot carry out non-banking financial investment activities, including investments in securities of any body corporate. तो ओपीसी एज अ कंपनी जो है कोई ऐसी एक्टिविटी जो एनबीएफसीज करती हैं वो नहीं कर सकते, और दूसरी कंपनीज के शेयर्स में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते फॉर
अर्निंग पर्पसेस ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो। मेंबर कैन बी द सोल मेंबर एंड डायरेक्टर। यानी अगर मैं एक ओपीसी की मेंबर हूं तो मुझे जरूरी नहीं है कि कोई और डायरेक्टर रखना पड़े, मैं खुद ही उसकी डायरेक्टर बन सकती हूँ। इसका एक बार फ्लो चार्ट गो थ्रू कीजिए, फिर एक दो चीजें और आपको बता। बॉक्स में लिखा है कि बेसिकली इसका पर्पस यही था कि इनकरेज करने ऑन्टरप्रनरशिप, बट कंपनी का नेचर हमेशा प्राइवेट में रहेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ओपीसी के नाम के पीछे जो है हमेशा ओपीसी वर्ड जो है वो रहेगा, पीछे लगा हुआ होगा, बट बाकी जो नेम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं किसी भी कंपनी की, वो सारी आपके ओपीसी के लिए भी रहेंगी, दैट इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल, और ऐसा कोई भी उसमें ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए ओपीसी में कि लगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ या किसी भी गवर्नमेंट की तरफ उनकी एफिलिएशन है। एंड ओपीसी जो है जो क्या बोलते हैं, इसके लिए जब आप एप्लीकेशन लगाते हो तो आपको प्रॉपर, जैसे नॉर्मल आप आरओसी का एप्लीकेशन लगाते हो वैसे ही आप लगाएंगे, पहले नेम रिजर्व कराते हैं और फिर इसको कराते हैं। एज फार एज द विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन एंड change in nominations, I will send you an image so that you are clear about what are the procedures in that, because they might ask you something related to that, बट दैट इज ओनली अ रीडिंग कॉन्सेप्ट। ओके, मेन चीजें जो थी ओपीसी की वो इन्होंने यहाँ पर कवर कर दी है। नाउ कम्स प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी एंड ऑफ कोर्स ओपीसी ऑल्सो, दोनों के सेक्शन और सब सेक्शन दोनों आपको याद करने हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी इज लाइक 268, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। सब सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें, क्योंकि जो सेक्शन 2 है वो तो डेफिनेशन का सेक्शन है, तो सब सेक्शन याद नहीं करेंगे तो खाली सेक्शन से काम नहीं चलेगा। नाउ व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी। सी प्राइवेट कंपनी का जो, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताती हूँ कि जैसे अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद हमारी पार्टनरशिप आई, पार्टनरशिप में क्या होता है कि हम दोनों के पास कैपिटल जो है वो बढ़ जाती है, बिकॉज एक से भले दो हो जाते हैं, और जो रिस्क शेयरिंग है वो भी बढ़ जाता है और कैपेबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि जो हमारी रिस्क थी कि हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी से सफर कर रहे हैं वो हमारी कंटिन्यू रहती है। तो इसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए लॉ मेकर्स ने इनिशियली प्राइवेट कंपनी के बाद बोला था कि ठीक है आपको अगर, सॉरी, पार्टनरशिप के बाद ये बोला था कि ठीक है अगर आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी हो तो मैं आपको पहले प्राइवेट कंपनी का ऑप्शन देती हूँ। तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है बेसिकली कि जो कंपनी है वो अपने आर्टिकल्स के थ्रू कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, क्योंकि मान लीजिए आप और मैं हैं, हमारे पास मान लीजिए पैसे की कमी नहीं है लेकिन हमें सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि हम डिसीजन अपने पास रखना चाहेंगे, कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर होगी हम ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर कब होगी, जब दूसरों से हम पैसे लेंगे। तो कहने का मतलब हम पब्लिक से पैसे नहीं ले रहे हैं, अपने पास ही मेजर डिसीजन मेकिंग पावर्स रख रहे हैं। और इसके लिए हो सकता है हमें आर्टिकल्स में कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़े, ठीक है। आई एम जस्ट रीस्टार्टिंग दिस मीटिंग, इन द मीन टाइम यू हैव टू रीड दिस होल पेज टिल दिस स्मॉल कंपनी, ठीक है। स्मॉल कंपनी नहीं करना, उससे पहले एक बार फटाफट रीड कीजिए, और स्मॉल कंपनी में आज कराऊंगी भी नहीं, ठीक है, इसमें चेंजेस है वो मैं आपको पहले नोटिफिकेशन भेजूंगी। यहाँ तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद टॉपिक ब्रेक करके आगे चलेंगे, ठीक है। मैं 2 मिनट मीटिंग रीस्टार्ट कर रही हूँ आपकी। ओके मैम।